करा दें आपको, बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। कांग्रेस ने दुष्यंत के इस्तीफे की मांग करी है। हरसिमरत बादल की तर्ज पर ही इस्तीफा मांगा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस सचिव वीरेंद्र राठौर ने भी ट्वीट करते हुए इस्तीफा मांगा है दुष्यंत चौटाला से। तस्वीरें देखिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला का ये ट्वीट। दुष्यंत जी, हरसिमरत के इस्तीफे के नाटक को ही दोहराकर छोटे सीएम के पद से इस्तीफा दे देते। पद से सारा प्यार है, किसान प्यारे क्यों नहीं है? कुछ तो राज है, किसान माफ नहीं करेंगे। जजपा सरकार की पिछलग्गू बन किसान की खेती रोटी छीनने के जुर्म की भागीदार है, ये कहना है रणदीप सिंह सुरजेवाला का। अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान देखिए। अकाली को कोट किया है उन्होंने। हरसिमरत बादल जी के इस्तीफे के बाद इस प्रश्न को और बल मिलता है कि पंजाब के सारे दल किसान के पक्ष में एक हो रहे हैं, केंद्र के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं। किसान घातक अध्यादेशों के विरोध में आ सकते हैं तो हरियाणा के सत्तासीन बीजेपी जेजेपी नेता क्यों नहीं, और वो क्यों किसानों से विश्वासघात कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 3 कृषि अध्यादेशों के अध्यादेश जो सामने आए, इसके विरोध में हरियाणा कांग्रेस ने हरसिमरत बादल के ही तर्ज पर दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे की मांग की। इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष हुड्डा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पवन सिवर ने। देखिए, सब बादल जो है वो एनडीए के घटक दल में है और जो हरसिमरत कौर बादल है उन्होंने अपने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, ये कहकर कि वो कृषि अध्यादेशों के खिलाफ हैं, इसलिए इस्तीफा दिया है। ऐसे में हरियाणा में जो वो बीजेपी के साथ जेजेपी गठबंधन में है और एक तरह से ये कह सकते हैं कि वो एनडीए का हिस्सा कह सकते हैं उसे, चूंकि वो गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। और ऐसे में आप चाहते हैं कि गठबंधन के जो नेता हैं, एक तरह के जेजेपी के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, उनको भी कोई ऐसा कड़ा फैसला लेना चाहिए, उनको भी इस्तीफा तक देने पर सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। पंजाब में एसएडी गठबंधन में थी, केंद्र में भी थी, और जब उसने देखा कि किसान के हित में नहीं है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब जेजेपी ने फैसला करना है, अगर किसान के हित में नहीं है तो उनको सोचना है, वो किसान हितैषी है कि नहीं है तो उनको सोचना है। तो यह सिर्फ अपनी सरकार से ही मतलब है, अपनी सुविधाओं से मतलब है, तो उनको सोचना है। और चौधरी देवीलाल को किसानों का नेता बताते हैं दुष्यंत चौटाला, उनके नाम पर उनकी पार्टी राजनीति करती है, तो फिर अब किसानों के ऊपर जो इस तरीके से थोपा जा रहा है कृषि अध्यादेश आपके मुताबिक, तो फिर उनकी पार्टी को स्टैंड लेना चाहिए। नाम ही नाम से क्या, नाम लेने से क्या होता है? ये क्या करते हैं, सवाल अपना है, खाली किसी का नाम लेने से कुछ भी करते रहो। तो ये आपको पीपली की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस दौरान किसान वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन के दौरान लाठी चार्ज किया गया है। अब आप तमाम तरह की परिस्थितियों को देखिए, तमाम तरह के बयानों को देखिए। कई ऐसे दिग्गज राजनेता हैं, बयानवीर राजनेता हैं, जिनकी तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है कि किसानों पर लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। अगर किसानों पर लाठीचार्ज हुआ नहीं तो ये तस्वीरें किस दौरान की हैं और ये कौन लोग हैं जिन पर लाठीचार्ज हुआ है, जो अपने आप को प्रदर्शनकारी बता रहे हैं। इस मामले की भी जांच होनी चाहिए। और अगर ये वर्दीधारी सरकार के नुमाइंदे सरकार की नहीं मान रहे हैं तो इस पर भी जांच होनी चाहिए। खाकी पहनकर सरकार की अवमानना, आदेशों की अवमानना कतई बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। कैप्टन अजय यादव, नेता कांग्रेस, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। कैप्टन साहब, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। हम ये उम्मीद करते हैं आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर होगा। जी कैप्टन साहब, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं किसानों पर लाठी चार्ज की, लेकिन इसको लेकर के तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया, दिग्विजय चौटाला का बयान सामने आया, अनिल विज का बयान सामने आ चुका है, खुद सीएम भी बोल चुके हैं। अब आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखो जी, अनिल विज जी ने ये ध्यान दिया था जी कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, और उसके बाद दिग्विजय सिंह ने इस बात की निंदा लाठीचार्ज क्यों हुआ, तो विरोधाभास जो है पार्टी के अंदर ही है। और दूसरी बात ये है, ये जो ऑर्डिनेंस है
प्राइस का कहीं भी जिक्र नहीं है जो ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं। भूत जबानी कहने से बात नहीं बनती है। तीसरी बात यह है कि अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस से अपना कैप्टन साहब प्रवीण अत्री जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं ये। प्रवीण साहब बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। हम ये उम्मीद करते हैं आपका स्वास्थ्य सबसे पहले बहुत बेहतर होगा। मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल बेहतर है, धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। जी प्रवीण जी, कैप्टन साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कैप्टन अजय यादव जी ये साफ तौर पर कह रहे हैं विरोधाभास क्यों है, लाठीचार्ज की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है। अगर ये तस्वीरें झूठी हैं तो ये लोग कौन है जो प्रदर्शन कर रहे हैं और ये लोग कौन है जो लाठियां मार रहे हैं? देखिए, ये लोग कौन है जो प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर ये सवाल कांग्रेस पूछ रही है तो ये सवाल हम पूछ रहे हैं प्रवीण जी आपसे। चलिए, आप पूछ रहे हैं तो जवाब देता हूँ जी। देखिए, आप भी बेहतर जानते हैं कि किस तरह से कांग्रेस ने किसानों को गुमराह करने की कोशिश की और इसके सबूत तब सामने आ जाते हैं जब पीपली में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के स्थानीय नेता, लाडवा से कांग्रेस विधायक, वो लोग वहां पहुंचते हैं और उसके बाद वहां पे ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। इस तरह के हालात जब पैदा होते हैं तो क्या उसमें आपको कांग्रेस का राजनीतिक कुचक्र नजर नहीं आता? आपके कैमरामैन भी वहां थे, आपके रिपोर्टर्स भी वहां थे, उन्होंने। चलिए प्रवीण जी, आपने पत्थरबाजी का जिक्र किया, उस पर मैं आपसे सवाल लूंगी, लेकिन कैप्टन अजय यादव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो आपको लगातार सुन रहे हैं। कैप्टन साहब कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र था जो तस्वीरों में नजर आ रहा है। देखो जी, आंदोलन किसानों का है और कांग्रेस का समर्थन है। कांग्रेस इस आंदोलन को चला नहीं रही है, हम इसका समर्थन कर रहे हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि किसान से बाहर का व्यक्ति कोई भी दूसरे एरिया का उनकी जो है फसल को खरीद सकेगा। हम केवल ये चाह रहे हैं कि ये लिखित में दें कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम कीमत में अगर कोई भी एजेंसी बाहर से खरीदती है तो उसके खिलाफ जुर्माना या उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बारे में ये खामोश है। ऑर्डिनेंस में ऐसी कोई बात ही नहीं आ रही है। जी प्रवीण जी, आपका काउंटर। देखिए, ऐसा है, चलिए कैप्टन साहब ने ये तो माना कि कांग्रेस का समर्थन है, आधी बात मान ली है, बाकी आधी बात ना मानना उनकी राजनीतिक मजबूरी है, वो नहीं मानेंगे और मैं चाहता भी नहीं, क्योंकि जनता सब जानती है। दूसरी बात, एमएसपी का जिक्र कप्तान साहब ने किया। कप्तान साहब बहुत सीनियर नेता हैं, 6 बार विधायक रह चुके हैं, वो बेहतर जानते हैं सीए सीपी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए एमएसपी निर्धारित करती है और ये आज से नहीं 1985। तो कप्तान साहब जब इन चीजों को, इन तथ्यों को जानते हैं, उसके बावजूद अगर उन ऑर्डिनेंस में एमएसपी के जिक्र का तर्क देते हैं जो ऑर्डिनेंस किसानों को ताकत देने के लिए, आजादी देने के लिए, और जिसका जिक्र कांग्रेस खुद अपने घोषणा पत्र 2019 में करती है, जब कांग्रेस उसका जिक्र करती है, किसानों को लुभाने के लिए वायदा करती है और आज कांग्रेस उसके विरोध में आके खड़ी हो जाती है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके ऊपर अमल करती है, तो क्या इससे समझ नहीं आता कि कांग्रेस किस तरह का राजनीतिक कुचक्र करने की कोशिश कर रही है? देखिए, हो ये रहा है कि कोई भी, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, नहीं चाहते कि किसान मजबूत हो, किसान सशक्त हो, किसान आत्मनिर्भर हो, क्योंकि किसान के आत्मनिर्भर होते ही जो राजनीतिक दुकान किसानों के नाम पे चलती थी वो बंद हो जाएगी। सबसे बड़ा कारण है जी। प्रवीण जी, आपके पास में वापस लौटूंगी, कैप्टन साहब से भी जवाब लूंगी मैं। हमारे साथ दीप कमल सहारण जुड़ चुके हैं, जेजेपी प्रवक्ता हैं आप। दीप कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम ये उम्मीद करते हैं आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर होगा। जी धन्यवाद, बहुत बहुत, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। जी दीप कमल जी, लगातार विपक्ष हमलावर है जेजेपी पर भी, इसलिए क्योंकि हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल ये कि अगर जेजेपी जांच की मांग कर रही है तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देती नैतिकता के आधार पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी का तो सपना ये है कि हरियाणा में जो सरकार है वो किसी तरीके से अस्थिर हो और इनका कोई दांव लगे। लेकिन उनकी इस कोशिश में या उनके इस सपने में हम तो कोई हिस्सेदार या कोई सहयोगी हो नहीं सकते किसी भी रूप में। ये तो उनको जनता की अदालत में, जनता के चुनाव में जाकर ये अधिकार हासिल करना पड़ेगा। जहां तक मैं अभी पीछे एमएसपी के बारे में कैप्टन साहब भी कह रहे हैं और कांग्रेस पक्ष के लोग भी मांग कर रहे हैं, तो एमएसपी को दिलवाने का बहुत बड़ा जिम्मा और बहुत बड़ा अवसर तो हमारे माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास था।
2006 में कमेटी बनी, 2010 तक वो उसके अध्यक्ष बने रहे और 4 साल 5 साल निकाल दिए 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जो कमेटी थी जिसको स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करनी थी। इतना टाइम उसको लेकर बैठे रहे, लागू ही नहीं करवा पाए उस पर कोई एक कदम, एक मीटिंग तक नहीं उन्होंने की। वो अगर उस वक्त कोई ऐसा कानून बनवा देते अपनी सरकार से, 10 साल उनकी सरकार रही पार्टी की, तो आज ये संकट ही खड़ा नहीं होता। जहां तक ये है कि जैसे प्रवीण अत्री जी ने बताया कि केंद्र की संस्था है जो एमएसपी तय करती है और वो राज्यों से फीडबैक लेकर और जो सालाना जो कीमतें बढ़ती हैं उसके हिसाब से हर साल उसमें बढ़ोतरी करती है। जितना कांग्रेस की सरकारों के वक्त विभिन्न फसलों का एमएसपी दिया जाता रहा, उसमें निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। 2 साल पहले तो ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है जो एकदम से कुछ फसलों में बहुत अच्छा जंप देकर उनको 1.5 गुना के दाम पर लेकर लाया गया जो उसकी लागत होती है। तो उस दिशा में काम धीरे धीरे हो रहा है। ये असल में कांग्रेस का जो कोशिश है वो किसानों के कंधे पर रखकर एक राजनीतिक गोली चलाने की है, जो कि एक छोटी हरकत है। किसान थोड़ा सा हम मानते हैं कि थोड़ा सा भोला होता है। और कांग्रेस को भी सुना, दीप कमल सहारण जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी है, आपने उनको भी सुना, आपका काउंटर क्या है? देखिए, ये अभी स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात कर रहे थे। अब 7 साल होने और पूरे होने वाले हैं इनके। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात की थी और हमारी जो कमेटी ने रिकमेंड किया था जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा चेयरमैन थे, उसको लागू क्यों नहीं किया इन्होंने? अगर हमारे समय में लागू नहीं हो पाया तो ये इनके धनखड़ साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये अपने कुर्ता निकालकर नंगे घुमा करते थे कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। तो ये मतलब कि मैं समझ नहीं पाया कि अभी अपने आप को विपक्ष में समझते हैं। ये अपनी रूलिंग पार्टी के लोग हैं, केंद्र में इनकी सरकार है और ऑर्डिनेंस अगर केंद्र लेके उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑर्डिनेंस में, तो उसमें दिक्कत क्या है लिखने में? और ये ऑर्डिनेंस भी जब केंद्र सरकार ला रही है तो ऑर्डिनेंस लिख दें और ये कहते हैं कि बाहर से कोई भी एजेंसी अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम पे लेती है तो इसका मतलब ये है कि ये तो सारा कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लागू कर रहे हैं, यानी किसान को मजदूर बना रहे हैं। तो इनकी जो सोच है, ये लोग पूंजीपतियों की सोच है, अडानी अंबानी जो है ये सबको जो है मजदूर बना दे, किसानों को मजदूर बनाने की इनकी मंशा है। इनकी कोई मंशा नहीं है किसान को जो है। इन्होंने कहा था कि दुगनी जो है हम आमदनी कर देंगे, क्या किया किसान को? आज जो है 1300 रुपए में जो है जीरी जो है जो आई है वो मार्केट के अंदर जो है, और हमारे यहाँ रेवाड़ी में नरमा होता है उसकी खरीदी नहीं हो रही, नरमा की खरीद नहीं हो रही, क्यों नहीं खरीद हो रही भाई? बताएं इसको, इस बारे में। जी प्रवीण अत्री जी। देखिए, मैं हालांकि कप्तान साहब ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का जिक्र किया, बहुत हद तक तो दीप कमल स्पष्ट कर चुके हैं कि 9 साल किस तरह से कांग्रेस की सरकार उसको दबाए बैठी रही है। कप्तान साहब भी जानते हैं कि एमएस स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट में जो सिफारिशें की थी 201 बिंदु हैं। इस सरकार ने उस रिपोर्ट को लागू किया है, पहले तो ये समझना जरूरी है। 200 बिंदु तो अक्षरश लागू हुए। एक बिंदु जिसके बारे में अक्सर चर्चा होती है, कहते हैं साहब आपने C2 लागू नहीं किया, जबकि हमारा वायदा था लागत पे 50% लाभ देने का। A2+FL वो हमने लागू किया, क्योंकि कप्तान साहब जानते हैं जब इनकी सरकार गई थी बाजरा का भाव उस वक्त 1250 था, आज बाजरे का भाव 2100 रुपए है। कितना प्रतिशत वृद्धि है कप्तान साहब कैलकुलेट कर ले पहला। प्रवीण जी, कब क्या था वो सवाल उस समय के साथ में स्थिर है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये कि आपकी गठबंधन सरकार में ही विचारों का तालमेल नहीं है। दुष्यंत चौटाला कहते हैं लाठीचार्ज हुआ था, उसकी जांच होनी चाहिए, और गृह मंत्री अनिल विज कहते हैं कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं तो जांच किस बात की करवाऊं। और तस्वीरें हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किसान पिट रहे हैं। मैं अपनी बात पहले पूरी कर लूं, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता और प्रदेश का किसान सुन रहा है। 2013-14 में हरियाणा में खाद्यान्न उत्पादन 154 लाख मीट्रिक टन था और 2019 में वो हो जाता है 1,81,000 लाख मीट्रिक टन। ये बढ़ोतरी कैसे हो जाती है? ये बढ़ोतरी होती है इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जब सत्ता में आती है, किसान को अच्छे खाद, बीज, नहरी पानी मिलता है तो खाद्यान्न की उपज बढ़ जाती है। सरकार कांग्रेस की रहती है 2005 से 2014 तक केवल 164 करोड़ रुपया बीमा मुआवजा दिया जाता है, जबकि हम 2016 से 2019 तक ही 2,545 करोड़ रुपए का मुआवजा दे देते हैं।
गन्ने की औसत पेराई 2014 के अंदर 437 लाख क्विंटल थी और 2018-19 के अंदर वो 645 लाख क्विंटल हो जाती। इससे पता लगता है कि हमने किसान और खेती के लिए क्या किया, वो स्पष्ट समझ सारा नजर अभी आता है। लाठी चार्ज के लिए कांग्रेस क्या करवाएंगे प्रवीण जी, वो बताइए। देखिए ऐसा है, इसके बारे में प्रदेश के गृह मंत्री कह चुके हैं, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कह चुके हैं। और जब इतने सीनियर नेता इसके ऊपर अपने वही तो समस्या है विचार रख प्रवीण चुके जी, हो, वही समस्या है कि आपके जो डिप्टी सीएम है गठबंधन में, गठबंधन सरकार चल रही है प्रदेश के अंदर, वो कहते हैं कि जांच होनी चाहिए और गृह मंत्री कहते हैं कि जब लाठीचार्ज नहीं हुआ तो जांच किस बात की। और तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि जमकर लाठियां भांजी जा रही हैं। आपने ये भी दिखाया होगा कि सिविल ड्रेस के अंदर कुछ लोग लाठी चला रहे हैं, वो भी आपने तस्वीरों में जरूर दिखाया होगा। और आज माननीय हाईकोर्ट ने इस विषय में क्या कहा वो भी आपने दिखाया होगा। और जब मामला इस तरह से और कोर्ट उस पर टिप्पणी करे, मुझे लगता है उसके बाद मेरे कहने सुनने की जरूरत ही नहीं बचती। तो आप थोड़ा सा समझिए कि किस तरह से विरोधी दल चाहते हैं कि किसानों के कंधे पे बंदूक रख के चला ली जाए और अपने राजनीतिक स्वार्थ को साध लिया जाए। जिन तथ्यों के पक्ष में वो कल तक खड़े थे, आज जब सरकार उनको पूरा कर रही है तो उसके विरोध में आके खड़े हो जाए। इस तरह की जब राजनीतिक कुचक्र को विरोधी दल करना शुरू करते हैं तो वो प्रदेश की जनता और प्रदेश का किसान बेहतर समझता है। और आप भी देख रहे हैं कि लगातार किसान इन अध्यादेशों के पक्ष के अंदर ज्ञापन दे रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि कांग्रेस का ये राजनीतिक कुचक्र जो है कामयाब नहीं हुआ जी। लेकिन चडूनी जो हैं भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष, उनकी तरफ से तो कहा गया कि खाली एक प्रोपोगेंडा रचा गया था सरकार की तरफ से, हमसे तो अध्यादेशों पर बातचीत ही नहीं हुई। देखिए, जहाँ तक जिन शख्स का आपने नाम लिया, पहले तो आप उनके बारे में थोड़ा सा अगर होमवर्क करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो स्वयंभू किसान नेता हैं। और एक सोशल मीडिया पे, और आपने भी एक वीडियो दिखाई, मैंने भी देखी, किस तरह से दूसरे किसान नेता उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वो मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। जब इस तरह की स्थिति किसी व्यक्ति के बारे में हो, किसी व्यक्ति की विश्वसनीयता जब इस तरह से स्पष्ट सामने नजर आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर अगर तर्क वितर्क करें तो मुझे लगता है वो समय की बर्बादी होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण अत्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपिका बनल सहारण जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैप्टन अजय यादव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए।